रिजल्ट आता है तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है, तो आप एजुकेटेड तो हो जाते हैं। लेकिन विद्या का मतलब है कि जब आप उस एजुकेशन को अपनी डेली लाइफ में आप जब अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने की कैपेबिलिटी जब आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो इसका मतलब विद्या है। तब आप जो भी एजुकेशन है, जिस फील्ड में आप ले रहे हैं, वो उसे आप ऑल ओवर लाइफ अप्लाई कर सकते हैं, अपने सेल्फ के लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए, और सोसाइटी में लोक सेवा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिससे समाज में जो मानसिकता का जो गैप बढ़ता जा रहा है, वो एक मिनिमम हो सकता है, और आप देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके माध्यम से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और प्रेशर आपके अंदर डेवलप नहीं होता है, क्योंकि जब ये फैक्टर आपके अंदर जब आ जाते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और प्रेशर, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बेटा कमी आ जाती है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका कमजोर हो जाता है, तो जो भी आपका टारगेट है, जिस लेवल की आपकी कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से आउटपुट नहीं आ पाता है, और आप स्ट्रेस में आप जकड़ जाते हैं, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, और फिर आप जो है आपकी कैपेबिलिटी आउटपुट में नहीं आ पाती। अब ये जो फैक्टर है कि एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये दो फैक्टर यदि आपने डेवलप कर लिए, तो आपको मिनिमम स्टडी आपको करनी होगी, और आउटपुट आपका जो है वो एक्सीलेंट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट हम फोकस करते हैं एक्यूरेसी का मतलब क्या है। जब हम पूरी तैयारी के साथ जब कोई भी एग्जाम जब हम देते हैं, तो जितना भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पूरा की पूरा सही हो। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी सवाल आपको एग्जाम टेस्ट पेपर में आता है उसे छोड़कर ना। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों के साथ कि जो भी हम टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं, कुछ सवाल छूट जाते हैं, और जो अटेम्प्ट करते हैं उसमें से कुछ सही हो जाते हैं और कुछ गलत भी हो जाते हैं। तो यदि हमने ये फैक्टर यदि आपने कंट्रोल कर लिया, तो किसी भी एग्जाम को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सीलेंट वे में आप आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? तो इसके लिए रामबाण गाइडेंस के माध्यम से, अब रामबाण गाइडेंस क्या है तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा इसको हम एनालाइज करते हैं। राम बाण दवाओं में भी लिखा रहता है, मतलब ऐसी दवा जो जल्दी से ठीक कर देगी। ये कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। राम और रावण का युद्ध बच्चों आप लोगों ने सुना है ना? कितने बच्चों ने हाथ खड़ा करें? क्या करते हैं आप लोग उस दिन? दशहरा में सेलिब्रेट करते हैं ना? दशहरा सेलिब्रेट करते, फिर क्या होता है? रावण मारा जाता है। फिर ठीक है, तो आप राम जो है रावण को मारने के बाद ग्रेट हुए या भगवान बने। आप इसी तरीके से अपने एग्जाम को देने के बाद टॉप रैंकर बनेंगे कि पहले? बताइए। आपको अपना यूनिट टेस्ट जो आपके स्कूल में आ रहे हैं, अप्रैली एग्जाम, एनुअल एग्जाम जब आप देते हैं, तब टॉप रैंकर बनते कि पहले? बाद में कि पहले? बाद में बनते। इसी तरीके से राम जब युद्ध को जीते
और एक्सीलेंट वे में जीते तभी वो भगवान होंगे। यदि हम राम को यदि हम एनालाइज करते हैं और जो फैक्टर उसके निकल के आते हैं और यदि उन फैक्टर को अपनी डेली लाइफ में स्टडीज में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी स्टडीज को बिल्व अप करने के बाद एक्सीलेंट आउटपुट ला सकते हैं। दूसरा फैक्टर आपको करियर ऑब्जेक्टिव को स्किल्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस करियर ऑब्जेक्टिव को राम की जो पॉइंट्स है उसको फॉलो करते हुए बिना किसी सपोर्ट के आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने राम को एनालाइज किया और जो पॉइंट्स उसके माध्यम से निकल कर आए उसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप अपनी स्टडीज को स्मार्ट स्टडीज में बदल लेंगे। पहला पॉइंट है कि पढ़ना कब पड़ेगा, आउटपुट ज्यादा आ जाएगा। सभी बच्चे चाहते हैं ना पढ़ना कब, नहीं चाहते? हाथ खड़ा करें। एक बच्चा है और सभी बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं लेकिन आउटपुट बिल्कुल चाहते कि ज्यादा। आउटपुट जो ज्यादा चाहता है उसको स्टडी बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो कितने बच्चे आउटपुट ज्यादा चाहते हैं? अब ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपनी स्टडीज को स्मार्ट स्टडीज में बदलना है। तो इसके लिए राम के जो पॉइंट्स उसको एनालाइज करेंगे। कितने बच्चे अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग करियर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते? हाथ खड़ा करें। दूसरा फैक्टर ये, कब बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे दूसरों को देखकर बनाना चाहते हैं, तो कृपया से स्विच कर दिया। तीसरा फैक्टर है उस करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के बाद उसको पाना कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। कुछ बच्चे आगे फ्रंट लेयर में जो बच्चे बैठे हैं वो ना तो करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना चाहते हैं, ना ही वो पाना चाहते हैं, ना ही वो बिल्वा में स्टडी चाहते हैं, केवल मैक्सिमम स्टडीज पर फोकस करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आर की स्टडी अभी आपको पता चल जाएगा। अभी हम एनालाइज करेंगे, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आर की स्टडी कितनी हानिकारक है। अब ये पॉइंट आता है कि राम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। राम और रावण के बीच में सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चों को पता है, केवल मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। ऑलरेडी आपका माइंड मैच्योर है, आपको सब पता है, आपको अपने आप आइडिया लगने लगेगा और अपने आप आंसर देने लगेंगे। केवल हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। राम और रावण के बीच में यदि देखा जाए तो असित डिफेंस रिफर्स जो थे वो किसके पास ज्यादा थे? राम के पास कि रावण के पास? रावण के पास। राम के पास नहीं थे। राम के पास तो बानर सेना थी, डिफेंस का कोई सपोर्ट भी नहीं था, रहने के लिए तो छत भी नहीं थी उनके पास जहां पर वो स्टे किए थे। तो इससे साबित होता है कि आप यदि ज्यादा असित को रिक्वायर करते हैं पढ़ने में, ज्यादा सपोर्ट चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान आपके टारगेट को अचीव करने में नहीं होता है। बच्चे कहते हैं पहले आप लैपटॉप दे दीजिएगा पापा से, मोबाइल दे दीजिएगा तब पढ़ेंगे, फिर कहते हैं इन्वर्टर लगवा दीजिएगा, फिर कहते हैं स्कूल जाने के लिए बाइक या स्कूटी दिलवा दीजिएगा। मिनिमम असिट जब आप रखोगे तो माइंड आपका फोकस्ड रहेगा और जब फोकस्ड रहेगा तो कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट के माध्यम से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राम और जो अदर सेना थी राम की, वो सभी लोग का एक ही टारगेट था कि रावण को मारना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब रावण को मारने के लिए राम जो तीर को चला रहे थे उनका केवल फोकस था कि रावण की नाभि पर हम हिट करेंगे, जबकि राम के अलावा जो लोग थे वो रावण को मारना तो चाह रहे थे
लेकिन रावण को मारने के लिए वो कभी तीर रावण के सिर पे लगता था, कभी पीठ पे लगता था, कभी हाथ पे लगता था। तो दोनों में थोड़ा एनालाइज करते हैं कि राम को यह बात किसने बताई थी, विभीषण ने बताई थी। तो राइट गाइडेंस जो प्रोवाइड किया विभीषण ने दिया कि यदि जब तक नाभि में रावण के तीर नहीं लगेगा तब तक रावण मरेगा नहीं। तो इसका मतलब राइट डायरेक्शन पर फोकस किसने किया, राम ने। और जो अदर लोग थे वो मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, किसका लाभ हुआ, राम का हुआ, क्योंकि राम ने राइट डायरेक्शन में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस किया और एप्लीकेशन किया। इसी तरीके से जब आप अपनी स्टडीज को राइट डायरेक्शन में जब फोकस करते हैं तो ही आप टॉप रैंकर बन सकते हैं। और इसके लिए अब आपका तीसरा पॉइंट आता है कि राम ने जो युद्ध लड़ा और जो अदर सेना में लड़ा उसमें से राम का जो ड्यूरेशन था वो बिल्कुल था। इससे साबित होता है कि आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप राइट डायरेक्शन में बिल्कुल स्टडी जब आप कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल स्टडी आर में आप कन्वर्ट या आप एक्वायर कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, अब पहला पॉइंट क्या समझ में आया बच्चों, इस सबसे पहले आपको मिनिमम असेट, ऐसा नहीं कि घर में ज्यादा असेट है उसको फेंक दीजिएगा, नहीं, आपको यूटिलाइज मिनिमम असेट करना है। दूसरा पॉइंट है मिनिमम स्टडी आर देना है। और जो तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी जो भी स्टडी है उसे फोकस्ड करना है, राइट डायरेक्शन में करना है। तो राइट डायरेक्शन में करेंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए विभीषण ने ये आइडिया दिया था। तो यहां पर आपको अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का आइडिया आपको शेयर किया जा रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, शाम को ट्यूशन जाते हैं, वहां पे लिख लेते हैं, बंद कर देते हैं, फिर अगले दिन स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप धनुष को उठाएंगे नहीं और तीर को राइट डायरेक्शन में छोड़ेंगे नहीं तब तक एक्शन नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। राम ने धनुष उठाया और छोड़ा, उन्होंने प्रैक्टिस की, जीतने के लिए प्रैक्टिस की। आप लोग यहां पर क्या मतलब है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान उतना नहीं देते हैं। अब एग्जाम्पल तीसरा, पहला 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला पॉइंट मिनिमम असेट का आप उपयोग करें। दूसरा पॉइंट क्या आया कि अपना जो भी कंसेप्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे राइट डायरेक्शन में पढ़े और इसके लिए आपको जो सपोर्ट करते हैं मैम या सर करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुने। जब ध्यान से सुनेंगे तो उस कंसेप्ट के बारीकी पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। जब बारीकी पॉइंट्स क्लियर होंगे तो उसको आप फॉलो करें और प्रैक्टिस करें ताकि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको एप्लीकेशन में आ जाए। तो इसके माध्यम से आप अपनी स्टडीज को फोकस्ड कर सकते हैं राम की तरह, और जिसके माध्यम से आपको मिनिमम स्टडी आवर आपको देना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और चौथा पॉइंट हम जब एनालाइज करते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। मान लीजिए राम और रावण के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और राम ने राइट डायरेक्शन में नाभि पर
टारगेट रखते हुए तीर को छोड़ा और वो तीर 800 मीटर जाकर रुक गया। क्या टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा? थोड़ा लाउडली बोलिए। नहीं होगा। तो क्या ऐसा करें ताकि टारगेट पूरा हो जाए? किस फैक्टर की कमी आ रही है? फोर्स की कमी आ रही है, पावर की कमी आ रही है, और हम तीसरे वर्ड में बोल सकते हैं स्पीड की कमी आ रही है। इसका मतलब है कि टारगेट को अचीव करने के लिए राइट डायरेक्शन के साथ अपनी स्टडीज को फोकस्ड करने के साथ पावर का बहुत बड़ा योगदान है। अब पॉइंट आता है, ये पावर क्या है? राम भी कई बार हारे, और जो हारता है वही जीतने के लिए अग्रसर होता है। तो हार कैसे होनी चाहिए, ये भी एनालाइज है कि आप गलत दिशा में आप पढ़ रहे हैं। मैं तो डेली हार रहा हूं, समझ में आता है सब कुछ, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। नहीं, हारने के बाद वही सफल होता है जो राइट डायरेक्शन में अपना एक्शन लेता है। आप रॉन्ग डायरेक्शन में आप एक्शन ले रहे हैं, पीछे आप आगे, अब आप पीछे देख रहे हैं, मैं तो आगे। तो कहने का मतलब है कि हारने का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्टडीज है यदि फोकस्ड है और उसमें यदि आप उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब है पावर की कमी है। तो फोकस्ड स्टडीज के साथ पावर यदि आप मिक्स कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अनपैरेलल आएगा, जिसे आप भी सपने में नहीं सोच सकते। ज्यादातर लोग राइट गाइडेंस फोकस्ड स्टडीज के लिए या अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो होम एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसके लिए कोचिंग या ट्यूशन सेंटर का सहारा ले लेते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं है। मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ट्यूशन सेंटर और कोचिंग सेंटर वाले लोग वो आपको बढ़िया सपने दिखा देंगे, कहते हम सब कुछ करा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्या टारगेट आपका पूरा होगा? नहीं, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपका पेरेंट्स के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और आपका समय, और सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो इन 4 पॉइंट को कैसे आप अप्लाई करें? कौन कौन से 4 पॉइंट समझ में आए? पहला पॉइंट, आपके घर में बहुत सारा एसेट है, लेकिन आप मिनिमम एसेट का आप उपयोग करें ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहे। कब? जब पढ़ते वक्त। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? पढ़ते वक्त। और सबसे बड़ा अवरोधक जो है, ऑब्स्टेकल जो है, वो कौन है? बताओ बच्चों, कौन है जो सबसे बड़ा अवरोधक है? हर घर में मिलता है, सब बच्चे जानते हैं। कौन है? मोबाइल। इसी को दूर कर दो। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप मोबाइल यूज ना करें, लेकिन जब आप पढ़ाई करें उस समय स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट मोड में रखेंगे, लाइट ऑन होगी, ब्लिंक करेगा और आपका माइंड तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, पहला पॉइंट। दूसरा, अपनी स्टडीज को फोकस्ड करें। इसके लिए क्या करना है? जो भी टीचर स्कूल में पढ़ा रहे इतना सफिशिएंट है, उसे डाइजेस्ट करना सीखे। आप ये ना सोचे कि हाँ कब मिल रहा है, वहां ज्यादा मिल रहा है। यार कब को ही ले लो, पहले कब को डाइजेस्ट कर लो, उसे अप्लाई कर लो। और जब आप अप्लाई करोगे तो कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट आएगा,
आएगा कि नहीं? जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो डाउट आएगा। लेकिन अभी क्या होता है, डाउट आता ही नहीं है। आता है नहीं, आता ही लगता सब आ रहा है, तो ऊपर ऊपर आप पढ़ लेते हैं।